पहला अध्याय, भारत और बाहरी दुनिया। 8वीं सदी के बाद एशिया और यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप न केवल एशिया और यूरोप के संबंधों में बदलाव आया, बल्कि लोगों के चिंतन और जीवन पद्धति में भी दूरगामी प्रभाव पड़ा। इन परिवर्तनों का परोक्ष प्रभाव भारत पर पड़ा, क्योंकि पुराने रोम साम्राज्य के साथ भारत के बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था। यूरोप में छठी शताब्दी के तीसरे चरण के अंत तक दुर्भिक्ष रोम साम्राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। रूस और जर्मनी से आने वाले स्लाव और जर्मन जनजातियों ने उसके पश्चिमी हिस्से की ईंट से ईंट बजा दी, जिसकी राजधानी क्या थी? रोम। ये लोग एक के बाद एक करके कई समूह में पुराने रोम आए और यहाँ के साम्राज्य पर छा गए। उन्होंने यहाँ भयंकर जनसंहार करा, लूट खसोट मचाई, लेकिन कालांतर में यह यूरोप के कई हिस्सों में स्थायी तौर पर बस गए और वहाँ की आबादी के स्वरूप भाषा और शासन पद्धतियों में भारी बदलाव आया। इस काल में स्थानीय आबादी के साथ इन जनजातियों के मिश्रण के फलस्वरूप आधुनिक यूरोप के अनेक राष्ट्रों की नींव तैयार हुई। पुराने रोम साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की राजधानी कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल थी। साम्राज्य के इस हिस्से में अधिकांश पूर्वी यूरोप के साथ ही तुर्की, सीरिया, उत्तर अफ्रीका शामिल था। इसे बेंजतनियाई साम्राज्य कहा जाता। बेंजतनिया रोम साम्राज्य कई परंपराओं में पूर्वज रहा, जैसे सशक्त राजतंत्र और केंद्रीकृत प्रशासन, लेकिन धार्मिक विश्वास और नियम अनुष्ठानों के मामले में यह पश्चिम के कैथोलिक गिरजा संगठन चर्च थे, जिसका मुख्यालय रोम था, कई मायनों में से भिन्न था। पूर्वी हिस्से में गिरजा संगठन को यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन कहा, यानी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। इस संगठन और बेजंतिया शासकों के प्रयत्न से रूस को ईसाई में धर्म में दीक्षित किया जा सका। आधुनिक तुर्की और सीरिया भी बेजंतिया साम्राज्य के अंग थे, यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठनों के अनुयायी थे। बेजंतिया साम्राज्य एक विशाल समृद्ध साम्राज्य था, जो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद एशिया के साथ व्यापार करता था। उसने साम्राज्य और शासन की कुछ ऐसी परंपराओं को सूत्रपात किया, जिन्हें सीरिया और मिस्र को जीतने के बाद अरबों ने अपनी व्यवस्था में शामिल कर लिया। उसने यूनान और रोम सभ्यता तथा अरब संसार के बीच सेतु का काम करा। किसके बीच? यूनान रोम सभ्यता और अरब संसार के बीच। आगे चलकर पश्चिमी दुनिया में यूनानी ज्ञान विज्ञान को पुनः जीवित करने में सहायता दी। आखिर 15वीं सदी के मध्य में जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, तब इस साम्राज्य का अवसान हो गया। पश्चिमी रोम के पतन के बाद कई सदियों में पश्चिमी यूरोप में नगरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। विदेशी व्यापार व आंतरिक व्यापार को गहरा धक्का लगा। इतिहासकार पश्चिमी यूरोप के इस काल को अंधयुग कहते हैं, परंतु 10वीं सदी में व्यापार और उसके साथ शहरी जीवन का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। 12वीं सदी और 14वीं सदी के बीच पश्चिम यूरोप एक बार फिर समृद्धि के ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। इस काल में एक उल्लेखनीय विस्तार साइंस टेक में उत्कृष्ट था। शहरों का तेजी से विकास हुआ और कई शहरों जैसे इटली में पदुआ और मिलान में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। नए ज्ञान और बाहरी विचारों का विकास इन विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी ज्ञान और विचारों ने नव जागरण तथा नए यूरोप का उदय का मार्ग प्रशस्त करा। सामंतवाद का उदय। रोम राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ। इसे नव व्यवस्था को फ्यूडलिज्म या सामंतवाद कहते हैं। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन शब्द फ्यूडल से उत्पन्न है। फ्यूडलिज्म का अर्थ है फीफ या जागीरदार। यह साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे, जो अपने सैनिक शक्ति के बल पर बहुत बड़े भू क्षेत्रों पर हावी थे, जिनकी शासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती थीं। राजा एक शक्तिशाली सामंत सरकार से अधिक कुछ नहीं होता था। कालांतर में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया और सामंत सरकारों की सत्ता पर लगाम लगाने की कोशिश करी। इसका तरीका यह था, राजा सरदारों को अपने महंतों वेसल्स के रूप में अपने प्रति वफादारी की शपथ दिलाता था। बदले में वह मान लेता था कि उन सरदारों के प्रभाव में उनके इलाके और जागीरदार हैं। उधर सरदार अपने मातहतों के तौर पर उप सरदार नियुक्त कर सकते थे और अपनी जागीर का कुछ हिस्सा उन्हें दर जागीर के तौर पर बख्शा सकते थे।
सिद्धांता राजा गैर वफादार सरदारों से जागीरदार छीन लेता था, लेकिन व्यवहार में शायद ऐसा कभी हुआ हो। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में सरकार भूस्वामी अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। इस वर्ग की स्थिति वंशानुगत थी और भरसक कोशिश करता था उसके समूह को बाहर के लोगों का प्रवेश न हो। ध्यान रखने बात यह हो कि ऐसा अभिजात वर्ग नहीं होता था जिसके द्वारा दूसरों को पूरी तरह से बंद रहता था। मोटे तौर पर यही सामंती व्यवस्था है। मध्य एशिया में तुर्की और भारत के राजपूतों ने जो समाज और शासन व्यवस्था विकसित की है उसका इस व्यवस्था से कई दृष्टिकोण में काफ़ी साम्य है। अपने विकास के क्रम में इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की देशों की अर्थव्यवस्था और परंपरा के अनुसार उसमें अलग अलग रूप धारण किए। यूरोप में सामंती व्यवस्था दो और विशेषताएं बतलाई जाते हैं। एक तो कृषिदास यानी सफरिज्म की प्रथा। कृषिदास भूमि को कोड़ने कमाने का काम करता था। उसे ना तो अपना पैसा बदलने की छूट सी रहती थी और ना ही कहीं अनंत जाकर बसने की सुविधा। वो अपने प्रभु लॉर्ड की इजाज़त से के बिना शादी भी नहीं कर सकता था। इसी से जुड़ी थी मैनर की व्यवस्था। मैनर वह इमारत थे या दुर्ग होता था जहाँ लॉर्ड रहता था। इमारत या दुर्ग होता था। कई यूरोपीय देशों में इन बैनरों के लाट बड़े बड़े भू क्षेत्रों के शामिल होते थे। भूमि के एक हिस्से के रूप में कृषिदास से सहायता लेके लॉर्ड खुद खेती करता था। कृषिदासों को कुछ समय लॉर्ड की जमीन पर काम करना पड़ता था, बाकी समय खुद अपने खेतों में काम करते थे। चूँकि सिद्धांता जमीन का मालिक लॉर्ड होता था, इसलिए कृषिदास को उसे नकद और जिसे दूसरी किस्मों में कर नजराने देने पड़ते थे। मैनर को लॉर्ड शांति सुव्यवस्था काम करने और न्याय करने के लिए भी जिम्मेदार होता था। चूँकि इन दोनों काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, कभी कभी स्वतंत्र किसान भी संरक्षण के बदले मैनर के लॉर्ड के पातहती स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे। कुछ इतिहासकार का विचार है कि कृषि दासत्व और मैनर प्रणाली सामंतवाद की अनिवार्य विशेषता है। जिन समाजों में ये दोनों विशेषता दिखाई नहीं देती उसे सामंती कहना गलत है। उदाहरणतः भारत में सच्चे अर्थों में ना तो कृषिदास और ना ही मैनर प्रणाली, लेकिन स्थानीय स्वामियों और सामंतियों को वैसे बहुत से अधिकार प्राप्त थे। फ्यूडल लॉर्डों को हासिल हुआ करते थे। किसान इन्हीं लोगों पर आश्रित रहा करते थे। दूसरे शब्दों में महत्व की बात यह नहीं थी कि किसान विधिवत स्वतंत्र है या नहीं, बल्कि यह थी वे किस प्रकार और किस हद तक स्वतंत्रता का प्रयोग व उपभोग कर सकते थे। यूरोप में कई देशों में मैनर प्रणाली कर नजरानों के तौर पर श्रम सेवा देने की प्रथा 14वीं सदी में समाप्त हो गई। कब हो गई? 14वीं सदी में समाप्त हो गई। यूरोप में सामंती व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था समन सैनिक संगठन की प्रणाली। सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक घोड़े पर सवार वीर योद्धा नाइट था। यूरोप में अश्वारोही युद्ध के मूल की तलाश 8वीं सदी के अधिक पीछे नहीं जाती है। रोम साम्राज्य के काल में सरदारों के नेतृत्व में लड़ने वाली वाहनियाँ भारी और हल्की सैनिक टुकड़ियाँ हुआ करती थी, जो लंबे भालों और छोटी तलवार से लैस होती थी। घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए किया जाता था। रथों की सवारी अधिकारी वर्ग कर लोग करते थे। आमतौर पर माना जाता है कि अरबों का आगमन युद्ध का तरीका बदल गया। अरबों के पास घोड़ों की कोई कमी नहीं थी। इन घोड़ों की तीव्र गति, उन पर सवार धनुधारियों के कारण पैदल सेना बेकार हो गई। नई युद्ध पद्धति के लिए अनावश्यक संगठन के विकास और अनुरक्षण संबंधी समस्याओं को यूरोप में सामंतवाद की अभिवृद्धि में सहायता मिली। कोई राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल अश्वारोही सेना नहीं रख सकता था। उसके लिए आवश्यक हथियार बख्तर साज-सज्जा नहीं जुटा सकता था। इसलिए सेना का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। कर जमींदारों को अपनी अपनी हैसियत से के मुताबिक जिम्मेदारी डाल दी गई और वे राजा की सेवा करने के लिए एक निश्चित संख्या में अश्वारोही और पैदल सेनाएं रखी। 2 आविष्कारों के कारण अश्वारोही युद्ध में लड़ाई में प्रमुख तरीका बन गया। यद्यपि दोनों आविष्कार काफ़ी पुराने थे, तथापि इनका व्यापक प्रयोग इसी काल में हुआ। पहला तो था लोहे की रकाब का आविष्कार। इस रकाब के कारण हथियार और कवच की भली भांति सज्जित सैनिक को घोड़े की पीठ गिरने का भय नहीं रहता था। इसके अलावा रकाब में पैर फंसाए सैनिक भाले को ठीक ढंग से संभाल कर तेजी से हमला कर सकता था। घोड़े को चाहे जितना दौड़ा जा सकता, उसके गिरने का डर नहीं रहता था। इससे पहले लकड़ी की रकाब इस्तेमाल किया जाता था या रस्सी का, जिसमें सिर्फ पैरों के
पंखे फंसाए जा सकते हैं, इसलिए अब पैदल सेना के लिए अश्वारोही सेना के हमले का सामना करना असंभव हो गया। दूसरा था नए किस्म का साज का आविष्कार। इस साज के सहारे घोड़ा दोहरा वजन ढो सकता था। ऐसा माना जाता है कि दोनों आविष्कार यूरोप में पूर्वी दुनिया से शायद पूर्वी एशिया से पहुंचे और भारत में इनका प्रयोग 10वीं सदी में शुरू हुआ। इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कई कारणों से यूरोप में सामंतवाद का विकास हुआ। जब 11वीं सदी के बाद शक्तिशाली सरकारों का उदय हुआ, तब शक्तिशाली परंपराएं इतनी प्रबल हुई कि राजा के लिए सामान्य सरकारों की सत्ता लगाम देना टेढ़ी खीर साबित हुआ, जिसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। उस काल में यूरोप में लोगों की जीवन पद्धति को रंग रूप में देने समानवाद के अलावा जिस दूसरी चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ईसाई गिरजा संगठन। बैजेंटियन साम्राज्य और रूस में यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन की भूमिका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पश्चिम में कोई शक्तिशाली साम्राज्य जब नहीं रह गया था, इसलिए कैथोलिक गिरजा संगठन ने शासन के कुछ कार्यों को अपने हाथ में लिया। इस संगठन का प्रधान पोप अब न केवल ईसाइयों का धार्मिक मुखिया था, बल्कि हाथों से काफ़ी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता आ गई थी। इस कारण पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में मध्यकाल धर्म का वर्चस्व काल था। धर्म के नाम पर बोलने वाले आवाज़ काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजाओं और सामंतों से प्राप्त भूमि दानों तथा व्यापारियों से मिले अनुदानों के सहारे मठ और मठों के संघ स्थापित किए जाते थे। इनमें से कई संघ जरूरतमंदों और गरीबी सेवा का काम करते थे। फ्रेंच का संघ ऐसा संघ था जो बहुत से संघ लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता देते थे, यात्रियों को आश्रय प्रदान करते थे। इसके अलावा संघ शिक्षा और विद्या के केंद्रों का काम भी करते थे। इस प्रकार कैथोलिक गिरजा संगठनों ने यूरोप के सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुछ मठों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करके फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हुई। शासकों साथ उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया, और क्योंकि शासकों को गिरजा संगठन पोप की दुनिया में सत्ता से चिढ़ हो रही थी, क्योंकि शासकों को तो गिरजा संगठन और पोप की दुनिया से चिढ़ चुकती थी। आगे एक अध्याय में हम देखेंगे यूरोप में गिरजा संगठन और राज्यों के बीच संघर्ष किस प्रकार यूरोप के बाहर घटना चक्र से प्रभावित हुआ। अरब संसार। इस्लाम के उदय ने परस्पर संघर्ष अरब कबीलों को शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में बांध दिया। आरब खलीफे द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब देश के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तर अफ्रीका, स्पेन को शामिल किया। अरब कबीलों के बीच आंतरिक कलह और गृह युद्ध के बाद 8वीं सदी के मध्य में अब्बासियों ने बगदाद में खलीफा का पद प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। अब्बासियों का दावा था कि उसी कबीले के हैं जिनमें हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिसके लिए वे पाक हैं। 1150 वर्षों में अब्बासी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में फलता फूलता रहा। उसके चरमोत्कर्ष के दिनों में उस क्षेत्र की सभ्यता सभी महत्वपूर्ण केंद्रों जैसे उत्तर अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक उसमें शामिल थे। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के सबसे उपजाऊ देशों के अलावा भूमध्य क्षेत्र को भारत को चीन से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारी वर्गों में अब्बासियों का नियंत्रण था। इन व्यापारी मार्गों को अब्बासियों ने जो सुरक्षा प्रदान की, इस क्षेत्रों की लोग की संपन्नता और समृद्धि का तथा अब्बासी दरबार की शान शौकत का एक महत्वपूर्ण आधार थी। अरब लोग बहुत कुशल और चतुर व्यापारी थे, और वे शीघ्र ही इस काल के विश्व के सर्वाधिक उद्यमी और संपन्न व्यापारी और समुद्र गतिविधियों में प्रवीण लोगों की पंक्ति में शामिल हो गए। अनेक नगरों का उदय हुआ, जिनकी सरकारी खानगी इमारतों की भव्यता देखते ही बनती थी। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर तथा सांस्कृतिक प्रवेश की दुनिया में कोई सानी नहीं थी। इस काल के सबसे विख्यात खलीफे अल मैमून और हारून उल रशीद थे। उनके दरबार में राजमहल की भव्यता, ज्ञान विज्ञान की निष्पक्षता, लोगों के द्वारा संरक्षण अनेक कथा कहानियों के विषय बने। आरंभ काल में अरबों ने अपने जीते हुए प्राचीन काल वाले देशों के ज्ञान विज्ञान और प्राचीन कौशल को ग्रहण करके उल्लेखनीय क्षमता परिचय दिया। गैर मुसलमानों की सेवाओं को लाभ लेने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। उदाहरणतः उन्होंने प्रशासन के संचालन के लिए ईसाइयों और यहूदियों, गैर अरबों खासकर ईरानियों की सेवा का उपयोग किया। उनके ईरानी अधिकारियों को जरस्ती और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब्बासी खलीफा कट्टर मुसलमान
थे, फिर भी उन्होंने हर तरह के ज्ञान विज्ञान के लिए अपने दरवाजे खोल लिए, बशर्ते उस हाल के इस्लाम में भूलपूत सिद्धांतों का कोई विरोध न हो। खलीफा अल-मेमून ने यूनानी, बेजताई, मिस्र, ईरानी और भारतीय इन सभी विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में बेरत उल हिक्कात ज्ञान ग्रह की स्थापना की। खलीफा के उदाहरण का अनुकरण व्यक्ति के तौर पर उनके अमीर उमरों ने भी किया। कुछ समय में विभिन्न देशों ने सभी विज्ञान कृतियाँ अरबी में उपलब्ध हो गई। हाल में यूरोपीय विद्वानों ने एक समर्पित समूह के द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप हमें इस संदर्भ में काफ़ी जानकारी हासिल हो गई कि किस प्रकार प्रभावित किया। हमें अरब संसार के चीनी यात्री और दर्शन के प्रभाव के विषय में जानकारी मिलने लगी है। चीन द्वारा आविष्कृत कंपस, कागज़, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि अदना से ठेला गाड़ियाँ भी अरब सागर से होकर यूरोप में पहुँची। प्रसिद्ध वेनिशियाई यात्री मार्को पोलो ने चीन की यात्रा ही इस उद्देश्य से की थी कि इन चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, चीन के साथ यूरोप के व्यापार और अरबों पर एकाधिकार को प्राप्त कर सकें। दुर्भाग्यवश इस क्रम में अरब संसार के साथ भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विषय में अरब दुनिया को भारतीय विज्ञान की देन के बारे में हमें जानकारी बहुत सीमित है। 8वीं सदी में अरबों की सिंध विजय के फलस्वरूप अरब संसार बाकी के भारत के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाए। आधुनिक गणित के आधार पर दशमलव प्रणाली का ज्ञान विज्ञान, जिसका विकास भारत में 5वीं सदी में हुआ था, इस काल में अरब तक पहुंचा। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने इस अरब संसार में लोकप्रिय बनाया। 12वीं सदी में अल अबे लॉर्ड नामक एक ईसाई मठवासी के माध्यम से यह ज्ञान यूरोप पहुंचा, और जहां अरब अंक पद्धति के रूप में विख्यात हुआ। खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित कई भारतीय कृतियाँ भी अरबी में अनुवादित हो गई। इन्हीं में से एक थी सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध खगोल कृति, जिसे आर्यभट्ट में संशोधित किया था। चिकित्सा शास्त्र संबंधित चरक और सुश्रुत की संहिताओं का भी अनुवाद किया गया। भारतीय व्यापारियों और सौदागरों का इराक और ईरान के बाजारों में सौदाकारी करना जारी रखा। भारतीय चिकित्सा और सिद्धांत शिल्पियों ने बगदाद के दरबार में खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें अपनी आज्ञा दी। पंचतंत्र जैसी संस्कृत कई सांस्कृतिक कृतियाँ भी अरबी का अनुवाद किया गया। पश्चिमी दुनिया की पहुंच में पंचतंत्र ने ईसप की कथाओं का आधार का काम किया। अब अरब सागर पर भारतीय विज्ञान के प्रभाव के संदर्भ में विस्तृत अनुदान चल रहा था। 10वीं सदी का प्रारंभ होते होते अरब लोग ऐसी व्यवस्था में पहुंच चुके थे कि जब वे स्वयं ही विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर सकते थे। इस काल में अरब संसार में ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, खगोल विज्ञान, प्रकाश विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र क्षेत्रों में जो प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप वह विज्ञान के मामले में दुनिया का अगुवा बन गया। विश्व के कुछ एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर अरब सागर में इसी काल में स्थापित हुई। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इसमें बहुत सारी उपलब्धियाँ अरब देश के बाहर थी, जैसे खुरासान में स्पेन के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम था। अरब विज्ञान सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय था। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि उसे विज्ञान के साहित्य की भाषा अरबी थी, जो पूरे अरब संसार में पढ़ाई जाती थी। विभिन्न देशों के लोगों ने इस संसार की सीमाओं के अंदर चाहे जहां आ जा सकते थे, इच्छानुसार कहीं बच सकते थे। वैज्ञानिकों और विद्वानों ने उन्हें प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उन्हें प्रदान किया संरक्षण अब अरब विज्ञान तथा सभ्यता के अद्भुत विकास के रूप में कारण थे। उन दिनों यूरोप में वैज्ञानिकों और विद्वानों को ऐसी स्वतंत्रता सुलभ नहीं थी। वहाँ ईसाई गिरजा संगठनों ने तरह तरह के पाबंदियाँ लगा रखी थी। शायद भारत में ऐसी स्थिति ही थी क्योंकि किसी भी अरब विज्ञान का इस देश में प्रवेश नहीं हो पाया। इस काल में भारत में विज्ञान का विकास धीरे धीरे होने लगा। 14वीं सदी के बाद अरब विज्ञान का हर्ष प्रारंभ हुआ। कुछ कारण तो इस क्षेत्र को प्रभावित करने राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम थे। इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण था बढ़ती हुई रूढ़िवादिता, जिसने स्वतंत्र विचार प्रवाह को रोक दिया। अफ्रीका अरबों के आक्रमणकारी अफ्रीका, हिंद महासागर, मध्य पूर्व के व्यापार में सक्रिय में भाग लेने लगा। अरबों की व्यापारिक गतिविधि और प्रवसन अफ्रीका के पूर्वी तट पर मलिंदी और जंजीबार के व्यापक रूप में फैल गया। सोने और हाथीदांत के साथ साथ अरब पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका को गुलाम निर्यात करने
गुलाम निर्यात करने का भी व्यापार भी करते थे। अफ्रीका में एक पुराना शक्तिशाली राज्य इथोपिया था, जिसमें अनेक नगर थे। इथोपिया वासी अदन के पार भारत के साथ हिंद महासागर के व्यापार में व्यस्त थे। अनेक इथोपिया वासी, जिन्हें हब्सी कहा जाता था, वे ईसाई थे। वे हिंद महासागर में बेजेंतिया साम्राज्य से नज़दीकी से जुड़े हुए थे। इथोपिया की व्यापारिक आर्थिक स्थिति बेजेंतिया साम्राज्य के पतन और 14वीं शताब्दी के उस्मानियों के उदय के पश्चात कमजोर हो गई। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया। तांग शासन के अधीन 8वीं और 9वीं सदी में चीन का समाज, वहाँ की संस्कृति प्रकृति चरम उत्कर्ष पे थी। तोंग शासकों ने मध्य एशिया, सिंकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर, जिनमें कारागार भी शामिल थे, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसमें कथा कथित रेशम से जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस मार्ग से रेशम ही नहीं बल्कि उत्तम कोटि के चीनी मिट्टी के बर्तन, शाहपुर ढेचेड नामक के पत्थर की 25 कारी वाली चीज़ें भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। विदेशी व्यापारियों के चीन के दरवाजे खुले थे। अरब, ईरानी और भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से चीन पहुंचकर कैटन में बस जाते थे और अपना कारोबार चलाते थे। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और 10वीं सदी में उसका स्थान सुंग राजवंश ने ले लिया। लगभग 100 वर्षों तक चीन पर इसका राजवंश का शासन चलता रहा। चीनी शासन तंत्र की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर 13वीं सदी में मंगोलों ने इस देश को जीत लिया। उन्होंने देश में खूब मार काट और तबाही मचाई और अपनी अत्यधिक गतिशीलता अनुशासित करी। अश्वारोही सेना के बल पर मंगोल शासक कुछ काल के लिए चीन को अपने एक छत्र शासन के अधीन वर्गीकृत करने में कामयाब हो गए। कुछ समय टोकिंग यानी उत्तर वियतनाम और अमान यानी दक्षिण वियतनाम में भी उनका नियंत्रण रहा। उत्तर में उन्होंने कोरिया को जीत लिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्व एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात नाम कुलाइ खान का था। वेनेशियाई यात्री मार्को पोलो ने उनके दरबार में कुछ समय बिताया। इस दरबार का बहुत सजीव वर्णन किया गया। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा। रास्ते में वो भारत में मालाबार क्षेत्र में रुका। इस प्रकार विश्व में विभिन्न भाग आपस में जुड़ गए और उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों में वृद्धि हो रही थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इस काल में चीन के कुछ शासकों ने विस्तारवादी प्रकृति का सामना करना पड़ा। अब तक चीन ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार कर ली, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस क्षेत्र में जिन दो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों का बोलबाला था, उनमें से एक था सैलन साम्राज्य और दूसरा था कुंभोज साम्राज्य। सैलन साम्राज्य का उदय 7वीं सदी में मुख्य रूप से विजय साम्राज्य के मानवावशेषों से हुआ। साम्राज्य 10वीं सदी तक कायम रहा। इसके चमरस्को काल में सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड, जहाँ तक कि फिलीपींस के कुछ हिस्से भी शामिल थे। 9वीं सदी में एक अरबी लेखक के अनुसार यह साम्राज्य विशाल था, तेज तेज से चलने वाला जहाज 2 साल तक के उसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता था। सैलन साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चीन के साथ होने वाले व्यापार के समुद्री मार्गों पर उनका नियंत्रण था। दक्षिण भारत में पल्लवों के पास भी शक्तिशाली नौसेना थी। पहले की तरह इस काल में भी इस क्षेत्र में देशों के साथ भारत में घनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध बने रहे। सुमात्रा में स्थित इस साम्राज्य की राजधानी पालमबंगा कई चीनी यात्री और भारतीय विद्वान पहुँचे। पालमबंग पहले से ही संस्कृत और बौद्ध अध्ययन अनुसंधान का केंद्र रहा था। सैलन शासकों ने इस काल में कई भव्य मंदिर बनाए। इसमें सबसे विख्यात बुद्ध को समर्पित बोरोबुदुर का मंदिर है। एक पूरे के पूरे पहाड़ को नष्ट कर 9 मंजिला बनाई गई और ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। साहित्यिक कृतियों, लोक कलाओं, कठपुतलियों के खेलों, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य का विभिन्न कथा कहानियों का प्रसन्न वहाँ पूर्ववत जारी था। कंबोज साम्राज्य कंबोडिया और अन्नाम में फैला हुआ है। यहाँ पहले हिंदू संस्कृति के रंग में पंगा फुनान का राज था। कंबोज साम्राज्य 5वीं सदी तक कायम था। इस साम्राज्य ने अपनी अवधि में सांस्कृतिक विकास और अधिक समृद्धि की बुनियादियों को छुआ। कंबोडिया में अकोथ्रम के निकट बनाए जाते थे।
मंदिरों को इसके सबसे शानदार उपलब्धि माना जाता है। इन मंदिरों निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक के बाद एक मंदिर बनाता जा रहा था। लगभग 200 वर्षों में 302 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मंदिरों के लिए भर गया। इनमें सबसे बड़ा ओमकार वाट का मंदिर है, जो 3 किलोमीटर में छतदार गलियारे हैं। ये गलियारे देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियों से सजे हुए हैं। अत्यंत सुरुचि ढंग से बनाए गए चौखानों ने रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित किए हैं। यह मंदिर समूह बाहरी दुनिया के लिए विस्मय हो गया है। यहाँ जंगल उग गए हैं। आखिर एक फ्रांसीसी ने इसे खोज निकाला। दिलचस्प बात यह है कि ये 10वीं से 22वीं सदी के निर्माण का कार्य तीव्रतम गति से चला। भारत में यही समय था जब मंदिर निर्माण का सबसे भव्य काल था। मलय प्रायद्वीप और में टक्काला बंदरगाह, चीन सागर तक की जमीन के रास्ते चलकर बहुत से व्यापारी दक्षिण चीन पहुँचे। बहुत से ब्राह्मण, बाद में बौद्ध भिक्षु भी वहाँ आकर बस गए। बौद्ध धर्म अपने जन्मों भारत में इस हाथ में तो चलता रहा, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में यह परवान चढ़ता था। कालांतर में बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवताएं भी रत्न मिल रहे थे। हिंदू मंदिर भी बौद्ध पूजा स्थलों में से परिणत हो गए। इस काल में भारत में ठीक उल्टी बात हो रही थी, अर्थात हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को अपने अंदर पचा घपा रहा था। इस प्रकार पश्चिमी दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मेडागास्कर, अफ्रीका के पूर्वी तट देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत और बाहरी दुनिया और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क के सेतु का काम किया। यद्यपि इन देशों पर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा और इन देशों में हमें एक विशिष्ट और उच्च कोटि की संस्कृति विकसित हुई। अरब व्यापारी दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ पहले ही व्यापार करते आ रहे थे। अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद वे व्यापारी और अधिक सक्रिय होते, लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों, धर्म प्रदेशों और स्थिर स्थान पर च्युत करके वहाँ के स्वयं को वहाँ का प्रतिष्ठित कर लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए खास कोशिशें नहीं की। कहा जा सकता है देश में अद्भुत धार्मिकता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता का वातावरण था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का आपस में सम्मिश्रण होता था। इन देशों में खुबरें आज भी कायम हैं। इंडोनेशिया, मलाया को इस्लाम की दीक्षा धीरे धीरे दी गई। सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारत में इस्लाम में अपनी स्थिति पुख्ता कर ली। अनंत में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध तभी भंग हुए जब इंडोनेशिया से डचों का, भारत, बर्मा और मलाय अंग्रेजों का, हिंद, चीन, इंडो चाइना में फ्रांसीसी का अपना अपना वर्चस्व स्थापित हो गया।